प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9-10 सितंबर को भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पर चीन की प्रतिनिधित्व चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग करेंगे। चीन ने भारत को आधिकारिक तौर पर जिनपिंग के नई दिल्ली न आने की सूचना दे दी है। हालांकि चीन ने उनकी यात्रा रद्द होने के कारण पर चुप्पी साधी हुई है। ली क्यांग चीन की राजनीति में भले ही चर्चित चेहरा हैं, लेकिन बाकी दुनिया में उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इस साल की शुरुआत के पहले चीन के बाहर लोग ली क्यांग को बमुश्किल ही जानते थे। मार्च में ली क्यांग को शंघाई में आयोजित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के दौरान चीन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। इसी के साथ 63 साल के ली क्यांग चीन के नंबर 2 नेता बन गए हैं। उन्हें पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। आज़ादी के बाद से चीन में प्रधानमंत्री बनने वाले नेताओं के विपरीत ली क्यांग के पास इस पद का कोई अनुभव नहीं है। वह चीन के उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जो बिना उप प्रधानमंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए। उनके पास क्षेत्रीय प्रशासन के व्यापक अनुभव का भी अभाव है। इसके बावजूद घरेलू राजनीति को साधने और विरोधियों को कुचलने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड तीसरी बार अपनी ताजपोशी के दौरान ली क्यांग को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ली क्यांग शंघाई से ताल्लुकात रखते हैं। यह वो जगह है जहाँ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेता पैदा हुए हैं। ली क्यांग के नेतृत्व के दौरान ही शंघाई को 2 महीने का सख्त कोविड लॉकडाउन झेलना पड़ा। इसने क्यांग की प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हालात इतने बिगड़ गए कि चीन की जनता अपने स्वभाव के विपरीत विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य हो गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग पूर्व उप प्रधानमंत्री वांग यांग को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करेंगे, लेकिन समस्या यह थी कि वह प्रतिनिधि चीन यूथ लीग गुट से है, जिससे विश्लेषकों का कहना है शी अपने शासन के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। ली क्यांग की नियुक्ति दर्शाती है कि शी जिनपिंग वफादारी और विश्वसनीयता को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर रखते हैं। हालांकि ली क्यांग के पास क्षेत्रीय आर्थिक प्रबंधन का अनुभव है, लेकिन वफादारी ही ऐसा कारक था जिसने शी जिनपिंग को अपने नंबर 2 के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया। पेरिस स्थित एशिया सेंटर के वरिष्ठ शोधकर्ता प्रोफेसर जीन पियरे कैबेस्टेन ने कहा है वह शी के करीबी व्यक्ति हैं, उन पर उनका भरोसा है। उन्हें यह भी बताया कि शी जिनपिंग अब हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरे हुए हैं और अन्य प्रतिनिधियों के लिए कोई जगह नहीं है। शी जिनपिंग के साथ ली क्यांग के संबंध लगभग 2 दशक पुराने हैं। जब शी जिनजियांग प्रांत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा थे, तब 2004 से 2007 तक ली क्यांग उनके चीफ ऑफ स्टाफ और उनके वास्तविक शीर्ष निजी सहयोगी थे। शी के चीन के नेता बनने के बाद उन्होंने ली को पहले जिनजियांग के गवर्नर और फिर जिंग्यासू प्रांत के पार्टी सचिव के रूप में पदोन्नत किया। इससे ली क्यांग को बड़ी भूमिकाओं के लिए आवश्यक क्षेत्रीय शासन अनुभव और साख प्रदान की गई। ली क्यांग शी जिनपिंग के न्यू जिंगयांग आर्मी का हिस्सा हैं। ली क्यांग कई यात्राओं पर शी जिनपिंग के साथ रहे, उनके भाषणों को तैयार किया। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग की नीतियों का मसौदा भी ली क्यांग ही देखते हैं। आइए हम भारत के चंद्रयान के बारे में बात कर लें। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। चांद पर एक दिन बिताने के बाद भारत का प्रज्ञान रोवर सोने चला गया। दरअसल चांद पर रात हो गई और धरती के मुताबिक 14 दिन बिताने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अब इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने बड़ी खोज की है। चांद पर क्या कभी इंसान रह सकेगा, इसका जवाब अब चंद्रयान 3 ने दे दिया है। विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डेटा से पता चलता है कि चंद्रमा पर हमारे उम्मीद से ज़्यादा रहने योग्य है। यही नहीं, डेटा से यह भी पता चला है कि चांद की सतह ऊष्मा को रोकने वाली है और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सीजन को भी हासिल किया जा सकता है, जिससे चांद पर विशाल और स्थायी मानवीय बस्ती का रास्ता साफ हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब से विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ है, लैंडर रोवर से बहुत बड़े पैमाने पर डेटा आ रहा है। यही नहीं, अगर सभी सूचनाओं को अगर मिला दे तो यह साफ है कि चांद पर रहना हमारी सोच से ज़्यादा संभव है। इस नई धारणा को सबने बड़ा समर्थन लैंडर से मिले डेटा से हुआ है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा। प्रज्ञान ने चंद्रमा के सतह के अंदर तापमान की जांच की। इससे खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर या -10 डिग्री सेल्सियस है। अब वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा के नीचे की सतह ठंडी है। विक्रम ने सबूत पेश किया कि चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी
ऊष्मारोधी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं है और यह सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होता है। चांद दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और रात में तापमान -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चांद पर घर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऊष्मारोधी सामग्री की जरूरत होगी। इसके लिए धरती से भारी भरकम ऊष्मारोधी सामग्री को चांद पर पहुंचाना होता है। हालांकि अब विक्रम लैंडर ने यह इसरो और दुनिया को बता दिया है कि इंसान को ऐसा करने की अब जरूरत नहीं होगी। चंद्रमा की मिट्टी की परत अंदर रह रहे लोगों को बहुत राहत दे सकती है। विक्रम लैंडर ने बताया है कि चांद की सतह पर 8 सेंटीमीटर नीचे और ऊपरी सतह के तापमान में भारी अंतर है और इंसान के रहने के लिए घर बनाते समय इसका डिज़ाइन में खास ध्यान रखना होगा। विज्ञान लोगों ने चांद पर ऐसी खोज की जिससे वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। विज्ञान ने इस बात की पुष्टि की कि चांद की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। विज्ञान के LIBS उपकरण ने मिट्टी के अंदर लेज़र बीम डाला, उसका विश्लेषण किया। इसने बताया कि सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन इल्यूमिनाइट के रूप में मौजूद है। इससे बर्फ़ के अलावा इंसान के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और विकल्प मौजूद होगा। इससे अब इंसानों के लिए चांद पर बर्फ़ के स्रोत के पास घर बनाना जरूरी नहीं होगा। चांद पर हर जगह बर्फ़ नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी हर तरफ मौजूद है। इल्यूमिनाइट की मदद से इंसान ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और चांद पर आसानी से सांस ले सकेगा। आइए हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक घटनाक्रम सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो देश में पहली बार अंतिम राष्ट्रपति की नियुक्ति भी होगी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। द न्यूज़ की तरफ से बताया गया कि अगले हफ्ते देश में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर इतिहास में पहला मौका होगा जब एक अंतिम राष्ट्रपति को कमान सौंपी जाएगी। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आ रही है जब राष्ट्रपति आरिफ अलवी की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मुखिया की एक सीक्रेट मीटिंग की खबरें मीडिया में आ रही हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अगले हफ्ते से अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे। नए कार्यवाहक राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में सीमित भूमिका निभाने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह सिर्फ तभी राष्ट्रीय मामलों में भूमिका निभाएंगे जब वह बिल्कुल आवश्यक हो और सरकार की तरफ से कहा जाए। देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। प्रांतीय विधानसभाओं के अस्तित्व में नहीं होने के कारण अभी के नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। साथ ही राष्ट्रीय सभा के अभाव में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इन परिस्थितियों में कुछ संवैधानिक प्रावधानों की मदद से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता के बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति को गरिमापूर्ण तरीके से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की सलाह दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अलवी ने इस तरह के सुझावों पर कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। ऐसी खबरें थी कि पिछले दिनों जनरल मुनीर और ISI चीफ ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर अलवी से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि अलवी अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाले थे। माना जा रहा है कि वह देश में दिसंबर के महीने में चुनाव कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह मुलाकात इतनी सीक्रेट थी कि आधिकारिक निवास की चौथी मंजिल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया और पूर्व PM इमरान खान के करीबी हैं। उन्हें पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पर इस बात से इनकार किया था कि उनकी तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से जुड़े बदलावों वाले बिल को साइन किया गया था। दूसरी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच बलूचिस्तान के खुदरा बाजारों में चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड 220 पाकिस्तानी रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। एक स्थानीय समाचार चैनल ने जानकारी दी है। चीनी पहले ही 200 रुपये प्रति किलो बेची जा रही थी। बलूचिस्तान में अचानक 20 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही चीनी 220 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ARY न्यूज़ ने बाजार सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रांत में चीनी का थोक मूल्य 210 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि 50 किलो की बोरी 10,500 रुपये तक पहुँच गई है। डीलरों के मुताबिक परमिट के निलंबन के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के फंसने के कारण चीनी की आपूर्ति निलंबित हुई है, जिसके बाद वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में अचानक वृद्धि ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे थे। इससे पहले सूत्रों ने दावा किया कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने पाकिस्तान में चीनी की कमी से इनकार किया है। यह स्पष्टीकरण सूत्रों के इस दावे के बाद आया है कि पाकिस्तान ब्राज़ील से चीनी आयात करने की मांग कर रहा है। पहले जियो न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने चीनी मिल मालिकों द्वारा पर्याप्त घरेलू स्टॉक के बारे में धोखा दिए जाने के बाद देश की कम आपूर्ति को फिर से भरने के लिए 1 बिलियन मीट्रिक टन चीनी आयात करने का फैसला किया है। संघीय सरकार 220 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ी हुई कीमत पर चीनी का आयात करेगी और बोझ आबादी पर डाला जाएगा, जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अत्यधिक कीमतों का भुगतान करने के लिए मजबूर होगी। भले ही पंजाब खाद्य विभाग के पास लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का अधिशेष स्टॉक है, लेकिन विभाग की एक प्रवक्ता ने
आने वाले दिनों में संभावित चीनी संकट की चेतावनी दी है। अधिकारियों के पास एकमात्र विकल्प समस्या को कम करने के लिए अधिशेष स्टॉक का उपयोग करना है। हालांकि ऐसा करने से आयातित चीनी बाजार में बेची जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को चीनी के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम की आधिकारिक राशि के बजाय 220 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान से एक और खबर आ रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो रखी है। पाकिस्तान के अंतिम सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने रविवार को कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। मंत्री का यह बयान इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव के कारण अधिकारियों के मजबूर होकर अगले आदेश तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के बीच आया है। क्षेत्र के गृह विभाग द्वारा जारी बयान के हवाले से सोलांगी ने ट्विटर पर लिखा, गिलगित बाल्टिस्तान में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और पाकिस्तानी सेना की तैनाती को लेकर मीडिया में प्रसारित हो रही खबरें निराधार हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सभी सड़कें, व्यावसायिक केंद्र, व्यापारिक गतिविधियां, शिक्षण संस्थान पहले की तरह खुले हैं। इस क्षेत्र में सुन्नी और शिया मुस्लिमों के बीच दुश्मनी का पुराना इतिहास रहा है। मंत्री ने बताया कि चेल्लुम या अरबईन की पूर्व संध्या पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और सैन्य सशस्त्र बल की सेवाएं मांगी गई। चेल्लुम इराक की करबला में हुई लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन होता है। उन्होंने कहा पूर्व की परंपरा को देखते हुए जुलूस मार्गों और इमामबाड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जीवन की रक्षा करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। गिलगित में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रख्यात सुन्नी मौलवी द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बाद कुछ घंटों बाद एक शिया समूह के आह्वान पर गिलगित शहर आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।